स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्न एंड प्रेप। आई एम साक्षी गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मैनेजमेंट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं, इनको किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है, इनको किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो ये सब जो है हम पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो हमें मिल रहे हैं नेचर से और यूज में आ रहे हैं ह्यूमन यूज में, तो जो कि सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं ह्यूमंस की। रिसोर्सेज प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर, सॉइल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड बाय मैन फॉर हिज सर्वाइवल। तो ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर से मिल रहे हैं और ह्यूमंस के यूज में आ रहे हैं। तो नेचर में क्या आ गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज है। और जो ह्यूमन में आ रहे हैं ये सब विंड है, प्लांट्स है, रॉक्स है, सॉइल है, मिनरल्स है, सनलाइट है, ऑयल है, वाटर, एनिमल्स, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज जो है ह्यूमंस के यूज में आ रहे हैं उनके सर्वाइवल के लिए। अब जो टाइप्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है एग्जॉस्टिबल, एक होता है इन एग्जॉस्टिबल। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और लिमिटेड यूज में ही ले सकते हैं। अगर इनका यूज ज़्यादा होगा तो इनकी जो है इनका डिप्लीशन हो जाएगा नेचर के अंदर। तो प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड क्वांटिटी, एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम। अब जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और इनको बनने में भी सालों लग जाते हैं। तो क्या होगा, अगर जितना ज़्यादा इनको यूज़ किया जाएगा तो उतना ज़्यादा इनका डिप्लीशन होता जाएगा नेचर के अंदर। तो जितना हो सके इनको कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं अगर इनको अपन यूज़ करते हैं तो। सेकंड है इन एग्जॉस्टिबल। तो इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होंगे, जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, आप इनको कितना भी यूज कर सकते हैं। जैसे एयर हो गया और वाटर हो गया। अब एयर और वाटर ऐसे फैक्टर्स है जो एज ए लिमिटेड और एक एज अनलिमिटेड फैक्टर दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं। किस तरीके से डिपेंड करता है कि कंडीशन कौन सी है। अगर हम वाटर बॉडी की बात करें तो वाटर बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब कि वहाँ पे एयर की कमी है, यानी कि जितनी वहाँ की बीओडी बढ़ जाएगी, यानी कि बॉडी ऑक्सीजन डिमांड। तो जो अब ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से वर्क करेगा, एज अ लिमिटेड फैक्टर। तो अगर वाटर की बात करें तो वाटर में हो जाता है एयर जो है लिमिटेड फैक्टर। तो इस तरीके से जो है इन एग्जॉस्टिबल, एज अ लिमिटेड और एज अ अनलिमिटेड। अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट है अनलिमिटेड क्वांटिटी में, तो इसको कितना भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नीडेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होगा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर में इन्हें यूज किया जाएगा और वेस्ट नहीं किया जाएगा, तो ये एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज के लिए उनका कंजर्वेशन होगा या नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होगा। अब हम देखते हैं एग्जॉस्टिबल और इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में फर्क क्या है। तो एग्जॉस्टिबल जो रिसोर्सेज है ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इनएग्जॉस्टिबल जो है वो अबेंडेंट क्वांटिटी में, यानी कि मोर क्वांटिटी में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जो ये रिसोर्सेज है ये फॉर्म्ड ओवर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि मैंने बोला कि इनको बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है और इनको ये जो है ऑलमोस्ट रेगुलर बनते हैं। तो जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है ये बनते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे। they cannot be used over and over again, they do not last forever। तो इनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते या ज़्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिप्लीट हो जाएंगे। ये जो है इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, दे लास्ट फॉर एवर। अगर एग्जॉस्टिबल का एग्जाम्पल देखें तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस होता है। अगर इनएग्जॉस्टिबल का एग्जाम्पल देखें तो सनलाइट, विंड, वाटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है देयर आर नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज एंड एक्ट्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने या हम बोल सकते हैं इसके लिए जो भी इन्वायरमेंट सीपीसीबी या एसपीसीबी जो बोर्ड होते हैं, सीपीसीबी जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल
बोर्ड होता है, और जो SPCB है ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। तो इनने जो है लॉज निकाले कुछ, और जो एनवायरनमेंट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इनने एक्ट और लॉज निकाले थे। इनमें से एक है, इनने इंट्रोड्यूस किया था गंगा एक्शन प्लान। वो इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि जो गंगा रिवर है हमारी, तो उसमें क्या है, कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया जो है उनकी क्वांटिटी बढ़ गई थी। कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो कि डिजीजेस भी कॉज करता है जब ज़्यादा हो जाती है उनकी क्वांटिटी। तो गंगा एक्शन प्लान क्या है, मल्टीकोर प्रोजेक्ट कैम इन 1985 टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गंगा। तो ये मल्टीकोर प्रोजेक्ट था और ये 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि गंगा की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जा रही थी, तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। कंटेमिनेशन ऑफ रिवर वाटर इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोलाइफॉर्म, a group of bacteria found in human intestine and acidic water can be tested by the pH paper और pH meter। अब हमने बात की थी कि कोलाइफॉर्म की वजह से जो है वहाँ का कंटेमिनेशन हो रहा था वाटर का, और जो वाटर है वो एसिडिक वाटर भी एसिडिक भी बनता जा रहा था। अब ये हमने pH पेपर या pH मीटर से जो है पता लगाया। pH पेपर और pH मीटर जो है वो एसिडिटी और एल्केनिटी का मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि जो अगर हम 1993 से 1994 का टोटल कोलाइफॉर्म का काउंट देखें, अगर बात करें ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश में जो गंगा प्रेजेंट है वहाँ पर पाया गया 600 to 650 MPN पर 100 ml, मतलब पर 100 ml में मोस्ट MPN की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। मोस्ट प्रोबेबल नंबर, तो इतना जो है वो 100 ml में प्रेजेंट था। 600 to 650 MPN पर 100 ml अगर ऋषिकेश की बात करते हैं तो। मिनिमम डिजायर्ड लेवल 400 MPN। इस अगर मिनिमम क्वांटिटी की बात करें तो वो था ये, और मैक्सिमम फाउंड इन कनौज, तो कनौज में पाया गया 1400 MPN पर 100 ml। अगर ये डाटा जो ये ग्राफ गिवन है ये बेस्ड है इस इन ईयर्स के डाटा पे, तो हम देखते हैं कि अगर हमने जो ऊपर की लेयर है यानी कि रिवर की जो लेयर है उसकी अगर डेप्थ में जाएं, तो अगर 10 मीटर की डेप्थ पे जाते हैं तो 10 मीटर की डेप्थ पे जो है सबसे ज़्यादा कोलाइफॉर्म प्रेजेंट्स थे, यानी कि 60 से 70 के बीच में। अगर हम देखें कि जो है 10 to 20 के बीच अगर जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि सरफेस पे जो है ज़्यादा प्रेजेंट होंगे कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया। इसी तरीके से अगर 20 to 40 मीटर गए डेप्थ में तो और कम हो गए, 40 to 60 मीटर डेप्थ पे बिल्कुल कम हो गए, और 60 to 60 मीटर या इससे ज़्यादा डेप्थ पे जो है और कम हो गए। नेक्स्ट है कि 3 hours टू सेव द इन्वायरमेंट। तो 3 hours क्या होते हैं, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, दूसरा चैप्टर जो था हमारा कि आर इन्वायरमेंट जो चैप्टर था उसमें भी हमने पढ़े थे 3 hour, यानी कि रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। तो रेड्यूस, रिसाइकल और रीयूज का मतलब क्या है, रेड्यूस मतलब कि कोई भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है आप उसको जितना लेस यूज करोगे उसकी उतनी कंजर्वेशन होगी। तो मीनिंग यूजिंग लेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसका वेस्टेज भी नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसका कंजर्वेशन होगा। नेक्स्ट है रिसाइकल। अब रिसाइकल का मतलब क्या है कि आप किसी नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हो और उसको बार बार यूज कर सकते हो, या यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या तो यूज कर सकते हो या फिर किसी और पर्पस में यूज कर सकते हो। जैसे कि मीन्स द मटेरियल लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स एक्सेट्रा फॉर मेकिंग थिंग्स कैन अगेन बी यूज्ड फॉर मेकिंग न्यू थिंग्स। अगर पेपर की, प्लास्टिक की या मेटल्स की बात करें तो इनको मेल्ट करके, अगर मेटल, ग्लास, प्लास्टिक की बात करें तो इनको मेल्ट करके जो है दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर पेपर की बात करें तो इसको भी हम किसी और यूज में ले सकते हैं, लाइक अगर फेंकने की जगह हम इसको एनवेलप बनाने में, न्यूज़पेपर जो आते हैं उनको एनवेलप बनाने में यूज ले लें। इंस्टेड ऑफ
सिंथेसाइजिंग और एक्सट्रैक्टिंग न्यू पेपर्स, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल्स। इनको यूज ले लें नए पेपर यूज करने की वजह से, नए पेपर यूज करने की जगह प्लास्टिक्स यूज करने की जगह या मेटल्स, ग्लास यूज करने की जगह। नेक्स्ट है रीयूज। तो जो अभी हमने देखा कि रिसाइकल में एक ही चीज को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको यूज किया जाता था, लेकिन अगर यहाँ रीयूज की बात करें तो एक ही चीज को वापस से यूज कर रहे हैं, यानी कि मीन्स यूजिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, एक ही चीज को बार बार यूज कर रहे हैं। लाइक द प्लास्टिक बोटल्स इन विच वी बाय जेम्स। अब हमने प्लास्टिक बोतल लाए, उसमें हमने हमने जो भी खरीदा, जैम खरीदा या पिकल खरीदा, तो इसको हम वापस से यूज कर रहे हैं किसमें, कोई भी जो घर किचन का मटेरियल होता है उसको सेव करने में। एक्सेट्रा कैन बी अगेन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन। तो उसको स्टोर करने में हम वापस से यूज ले सकते हैं या किसी और पर्पस में यूज ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि उस फॉरेस्ट में फ्लोरा एंड फाउना दोनों ही प्रेजेंट है। अलग अलग स्पीशीज जो है उसकी बहुत सारी प्रेजेंट है। स्पीशीज क्या होता है, एक मतलब इंडिविजुअल्स का ग्रुप कह सकते हैं हम उसको, जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, यानी कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता हो। तो हम देखते हैं फॉरेस्ट आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मीन्स एन एरिया फुल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की जो है अलग अलग वेराइटीज यानी कि स्पीशीज प्रेजेंट है, तो हमने उसको बोला बायोडाइवर्सिटी। यानी जितनी ज़्यादा स्पीशीज होगी उतनी ज़्यादा वहाँ की डाइवर्सिटी होगी। The biodiversity of an area can be measured by determining the number of species। यानी कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया की जो डाइवर्सिटी है वो मेजर कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी कैसे, वहाँ की जो स्पीशीज काउंट है, यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी प्रेजेंट है उस एरिया में, यानी कि हम देखेंगे प्लांट की कितनी स्पीशीज है और एनिमल्स की कितनी स्पीशीज है, यानी कि कितनी वेराइटीज पाई जा रही है वहाँ पर। फाउंड देयर। The main aim of the conservation is to try and preserve the biodiversity। तो main aim क्या होता है कि main जो मोटिव होता है इसका कंजर्वेशन का, तो वो यही है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ की उसको प्रिजर्व किया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। अब इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी हमने पढ़ा था, जो हमने आर इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे हमने फूड चेन, फूड वेब ये सब पढ़ी थी। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो एक चीज से दूसरी चीज, यानी कि एक जो ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल के लिए प्रीडेटर की तरफ वर्क कर रहा है या प्रे की तरफ वर्क कर रहा है, किसी के लिए फूड अवेलेबिलिटी करा रहा है, तो वो चीज जो है स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी उस चीज की। यानी कि अगर प्रे जो है वो कम हो गए तो प्रीडेटर के सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे, या फिर प्रीडेटर जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए तो जो प्रे हैं उनकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी वो है जो डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई हु लॉस्ट हर लाइफ इन प्रोटेक्शन ऑफ खेजरी ट्री इन राजस्थान अलोंग विथ 363 अदर पीपल। तो जो गवर्नमेंट ने एक अवार्ड जो है निकाला था, नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये किसके उसमें मेमोरी में रखा था, अमृता देवी बिश्नोई, जो कि जिसने क्या किया था कि जो चिपको मूवमेंट हुआ था राजस्थान में, इनने चिपको मूवमेंट के थ्रू खेजरी ट्री को प्रोटेक्ट किए थे और इसमें उनकी जो है उनने लाइफ लॉस्ट कर दी थी, जिसमें 363 पीपल जो है उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे। यानी कि वो उन पीपल ने भी, जो अमृता देवी बिश्नोई ने जो एक स्टार्टिंग की थी खेजरी ट्रीज को बचाने की, उसमें इनकी हेल्प करी थी। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन। तो जो मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन घरवाल इन अर्ली 1970s। तो घरवाल में 1970s में एक मूवमेंट हुआ था, चिपको मूवमेंट। ये भी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए ही हुआ था। दैट वाज द रिजल्ट ऑफ ग्रास रूट लेवल एफर्ट टू एंड ऑफ एलिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम देयर फॉरेस्ट। तो इसमें क्या हुआ था कि जो फॉरेस्ट को है प्रोटेक्ट किया गया था, वहाँ पे ओनली ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रीज प्रेजेंट थे तो उनकी कटिंग से प्रोटेक्ट किया था अमृता देवी बिश्नोई ने। यहाँ चिपको मूवमेंट हुआ था, फॉरेस्ट को उनसे चिपक कर उन्हें बचाया गया था।
नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल इन 1972। 1972 में वेस्ट बंगाल में जो है सेल्फ फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए भी एक्ट हुआ था। स्टेक होल्डर्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका वहां पे इंटरेस्ट है। फॉरेस्ट से आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है जिससे आप आपके इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हो। तो वो जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ अपना वो करेगी इन्वेस्टमेंट फॉरेस्ट के अंदर, यानी कि उसके मैनेजमेंट के लिए वो जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। या पीपल जो है अलग अलग पीपल अलग अलग यूज ले रहे हैं उसमें फॉरेस्ट में, या उनका हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट है। तो हर जो जिनका इंटरेस्ट है या जो उस चीज से कंसर्न रख रहे हैं तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अ पर्सन हैविंग इंटरेस्ट और कंसर्न फॉर समथिंग इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। तो उसको हमने बोला स्टेक होल्डर। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स कौन होंगे? जैसे लोकल पीपल हो गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, फॉरेस्ट लाइफ एंथुसियास्ट हो गया। लोकल पीपल क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगे या क्यों इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि वो डिपेंड है फॉरेस्ट पे उनके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट उनको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। लाइक वुड हो गया उनके लिए, जो गैसेस है यानी कि जो इन्वायरमेंट जो टेम्परेचर डाउन कर रहा है, या ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है उनको सफिशिएंट अमाउंट में जो है अवेलेबल करा रहा है। तो सर्वाइवल जो है वो उनको प्रोवाइड कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट हु ऑन्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कौन है? जो गवर्नमेंट चला रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो है जो गवर्नमेंट चला रही है। गवर्नमेंट हु ऑन्स द लैंड एंड कंट्रोल रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, जैसा हमने अभी प्रीवियस क्लास में सीपीसीबी और एसपीसीबी का नाम पढ़ा था, तो वो क्या है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलिस्ट हु यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो यूज करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को, तो वो भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी स्टेक होल्डर्स है। वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट हु वांट्स टू कंजर्व नेचर। तो जो लोग नेचर को कंजर्व करना चाहते हैं वो लोग भी इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली टू मेक देम अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी कि क्या कर रहे हैं कि ऐसी चीजें डेवलप कर रहे हैं जिनसे नेचुरल रिसोर्सेज को सेव किया जा सके या कंजर्व किया जा सके, ताकि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो उसको यूज कर सके। तो हमारे जो जैसे वाटर को सेव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। वाटर जो है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के लिए बेसिक नेसेसिटी है। क्यों? वाटर इज लाइफ, ये चीज बोलते हैं हम। क्योंकि अगर टेरेस्ट्रियल लाइफ की बात करें, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स की बात करें, यानी कि ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ 70% वाटर होता है बॉडी के अंदर। तो वाटर जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अब जो है इसको सेव करने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे डैम्स क्रिएट कर दिए जाएं, टैंक्स क्रिएट कर दिए जाएं, कैनाल्स क्रिएट कर दी जाए, तो इनसे क्या कर सकते हैं? हम वाटर को सेव कर सकते हैं और इनको जो है अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अलग अलग पर्पज में यूज भी ले सकते हैं। डैम्स क्या है? अब एडवांटेज क्या है डैम्स के? कि इंश्योर एडिक्वेट वाटर फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन के लिए जो है सफिशिएंट वाटर की जो है अवेलेबिलिटी कराता है, सफिशिएंट टू सेटिस्फाई नीड, जितनी ज़रूरत है उतनी। नेक्स्ट है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर को एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम मतलब एनर्जी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है, यानी कि थर्मल एनर्जी। तो नेक्स्ट है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर इन अ रीजन्स। और इससे क्या है, जहाँ वाटर नहीं पहुँच पा रहा है या वाटर किसी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसके थ्रू जो है हम वहाँ पर भी वाटर पहुँचा सकते हैं। यानी कि अगर वहाँ डैम्स क्रिएट कर दिए जाएँ तो वाटर जो है सेव हो जाएगा और वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डैम्स के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो मतलब ये है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अब जिस एरिया में डैम होगा उसी एरिया में वो वाटर प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है अलग अलग एरिया में, तो इस वजह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है नहीं होगा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड विदाउट कंपेंसेशन। अब डैम्स क्रिएट करने हैं
तो डैम्स क्रिएट करने के लिए हमें एरिया भी चाहिए। अब एरिया है तो मतलब कहीं कुछ लोग रह रहे हैं तो उनको भी डिस्प्लेस करना पड़ता है और उनको कोई कंपेंसेशन भी नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी। इसमें बहुत सारी पब्लिक मनी भी लगती है जिसके बेनिफिट्स जो है वो पब्लिक को नहीं दिए जाते हैं प्रॉपर तरीके से, विदाउट गिविंग प्रॉपर बेनिफिट्स। कॉजेज डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जैसा हमने बोला कि अगर हमें लैंड चाहिए तो लैंड के लिए वहाँ से पीपल को हटाना पड़ेगा, यानी कि जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा या डिस्प्लेस करना पड़ेगा। वैसे ही अब वहाँ पे अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है, अगर वहाँ के ट्रीज वगैरह ये सब काट दिए जाए तो डिफॉरेस्टेशन होगा। लैंड अवेलेबिलिटी तभी होगी जब वहाँ पे जो है एरिया क्रिएट किया जाएगा। अब एरिया क्रिएट करने के लिए डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है, तो अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो भी हट जाएगी, तो लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर जब आता है तो रेन वाटर को जो है वेस्ट हो जाता है, अगर वो फ्लो कर जाता है तो हम उसको भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर इस तरह की रूफ देखें तो यहाँ पे जो ये ड्रेन लाइन है, ड्रेन लाइन से क्या होगा कि वाटर जो है यहाँ से फ्लो होके ओनली इन ड्रेन लाइन्स में आएगा और ड्रेन लाइन से ये है फ्लो होकर इसमें जो है स्टोरेज टैंक में स्टोर हो जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ रेन वाटर एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस पर्पसेस। अब यहाँ पे जब स्टोरेज टैंक में ये आया तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर सैंपल यहाँ से लिया और वाटर सैंपल का एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के बेस पे बताया, क्योंकि पर्टिकुलर एनालिसिस मतलब जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं, अगर एनालिसिस में वो पैरामीटर्स आ जाते हैं तो इन पैरामीटर्स के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस वाटर को किस पर्पस में यूज लिया जा सकता है। तो इसको या तो एनालिसिस भी करते हैं और इसको वापस से रीयूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ स्टोरिंग वाटर इन द ग्राउंड। तो जो एडवांटेजेस है स्टोरिंग मतलब वाटर को स्टोर करने के, तो वो क्या क्या हो सकता है। इट डज नॉट इवोपरेट। अब इवेपोरेट नहीं होगा, यानी कि जब हम क्या बोलते हैं कि लैंड पे अगर कोई रेन वाटर आ रहा है तो ये वापस से सन के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है या फिर फ्लो हो जाता है। तो अगर स्टोर होगा तो ना तो फ्लो होगा और ना इवेपोरेट होगा, तो हमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इट डज नॉट इवेपोरेट, इट स्प्रेड्स आउट टू लार्ज रिचार्ज वेल्स। अब अगर वेल्स की बात करें तो वेल्स में जो है क्वांटिटी कम होती जाती है, लेकिन अगर रेन वाटर को जो है स्टोर कर रहा है वेल, तो वो भी रिचार्ज हो जाएगा, यानी कि उसमें भी जो उसका वाटर लेवल है वो वापस से इंक्रीज हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर फॉर वेजिटेशन ओवर अ वाइड एरिया। तो ये जो वहाँ का आसपास का एरिया है, यानी कि जो ज़्यादा एरिया है वहाँ के आसपास के एरिया को मॉइस्चर भी प्रोवाइड कर रहा है या ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज। अब हम बोलते हैं अगर ज़मीन पे जो है या लैंड पे जो है वाटर स्टोर हो जाता है तो वहाँ पे जो है जो मॉस्किटोज होते हैं वो ब्रीडिंग करते हैं, यानी कि जो मॉस्किटोज है वो पनपते हैं। तो अगर वाटर स्टोर नहीं होगा तो जो ब्रीडिंग है वो भी नहीं होगी मॉस्किटोज की। इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। अब जो रिवर्स हैं, रिवर्स में जो कंटेमिनेशन जा रहा है या फिर जो वेस्ट जा रहा है, ह्यूमन वेस्ट या एनिमल वेस्ट, तो वो किसके थ्रू जा रहा था, वो भी वाटर के थ्रू जा रहा था। अब जब वाटर जो है फ्लो ही नहीं करेगा तो ये कंटेमिनेशन भी जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरियस एंशिएंट मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग के जो पुराने मेथड्स थे वो क्या क्या हैं। अगर राजस्थान की बात करते हैं हम, खादिन टैंक्स एंड नादीज ये जो है डेवलप कर दिए जाते थे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में बंदराज एंड बांस एंड ताल्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। मध्य प्रदेश या एमपी या यूपी की बात करें तो यहाँ पे बूंदीज जो है वो क्रिएट की जाती है। बिहार में पाइन्स अहर्स, हिमाचल प्रदेश में कुल्स एंड जम्मू रीजन में पॉन्ड्स क्रिएट किए गए। और तमिलनाडु की बात करें तो एरिस टैंक्स क्रिएट किए गए वाटर को सेव करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है बोलीज क्या है, ये एक पुराना तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग का। तो ओल्ड मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन दिल्ली एंड नियर बाय रीजन्स। नेक्स्ट है कोल एंड पेट्रोलियम हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है।
अब जब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है और लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो क्या है कि अब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो इनका यूज़ भी जो है वो कम होगा। अगर इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डिप्लीट हो जाएंगे या एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो कुछ सालों बाद ये मतलब फ्यूचर जनरेशन को अवेलेबल ही नहीं होंगे। अब कोल की बात करते हो तो कोल जो है वो बहुत लंबे समय में, कोल और पेट्रोलियम दोनों ही बहुत लंबा समय लेते हैं बनने में। कोल कैसे बनता है? कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ ओवर 500 मिलियन ईयर्स अगो। 5 मिलियन ईयर्स अगो की बात करते हैं, तब जो रिमेनेंट्स बचे होंगे ट्रीज के या जो भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं वो अगर जमीन में दब गए होंगे तो उनका जो वो जो कन्वर्ट हुए 500 मिलियन ईयर लिए जिसने कन्वर्ट होने में, तो इससे जो बना वो है कोल। अगर हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो इट इज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मैराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम कैसे बना कि जो बेंथिक एरिया है, जो भी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी का जो बेंथिक एरिया है यानी कि मेराइन प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ डेड हैं, तो जब मेराइन डेड एनिमल्स और प्लांट्स का जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगा यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे, और कन्वर्ट होकर डिकम्पोजिशन का मतलब यही होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये जो है मेराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है ये इनका डिकम्पोजिशन होता है ब्यूरिड एट द बॉटम ऑफ द सी, तो ये जो बॉटम में प्रेजेंट है उनका। दिस डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस अंडर हाई प्रेशर। ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर हो रहा है, क्योंकि अगर हम बॉटम की बात करें तो वहाँ पे टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो है वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स की बात सुनी होगी आपने। हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम। तो ये बनने में जो है वो समय लेता है मिलियंस ऑफ ईयर्स। यहाँ की बात करते तो ये लेता है कॉल 500 मिलियन ईयर्स। नेक्स्ट है कि कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इसको हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, कोल और पेट्रोलियम को। वेरी सून कोल एंड पेट्रोलियम विल बी एग्जॉस्टेड। अगर इनको इतना ज़्यादा यूज़, जैसे कि अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कोल और पेट्रोलियम को जो है ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अगर ऐसे ही इसका यूज़ चलता रहा तो ये बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। एट प्रेजेंट रेट ऑफ यूजेस पेट्रोलियम विल बी लास्ट अस फॉर 40 ईयर्स। अगर पेट्रोलियम की बात करें तो ये अगले 40 साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, और कोल की बात करें तो ये अगले 200 साल तक प्रेजेंट है, अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, मैंने बोला था कि ये पॉल्यूशन भी कॉज कर रहे हैं, तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो कंबशन ऑफ कोल एंड हाइड्रोकार्बन्स रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेट्रा। अब जब इसका यूज हो रहा है, कंबशन हो रहा है, कंबशन क्या होता है कि ऑक्सीजन से एनवायरनमेंट में रिएक्ट कर रहा है, यानी कि चीज एनवायरनमेंट में रिएक्ट कर रही है। तो जब ये इसका कंबशन हुआ तो इसने ये जो है हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये हार्मफुल गैसेस क्या करेगी? डिजीजेस कोज करेगी। These cause air pollution and cause various diseases like respiratory, throat problems and congestion etc. तो इस तरीके की डिजीजेज होगी, पॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड cause a rise in atmospheric temperature, cause global warming। तो अगर जो है ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंटिन्यू रिलीज होती रही तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी। नेक्स्ट है कि हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।